नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। 67वीं बीपीएससी परीक्षा जो है आपको 7 मई को संभावित तिथि दी गई है कि इस तिथि को ये एग्ज़ाम होना संभव है, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है इसके एग्ज़ाम डेट को चेंज होने को लेकर, क्योंकि इस डेट में भी 5 से लेकर 9 मई तक कुछ परीक्षाएँ हैं जो कि बिहार से संबंधित है। तो हो सकता है कि ये डेट एक्सटेंड भी कर जाए, लेकिन आपको अपनी तैयारी बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ रखनी पड़ेगी। और आपका जो आज का टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ ये बिहार विशेष यानी कि बिहार स्पेशल और इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को रिलेट करके यहाँ से हमें कौन से टॉपिक ही सिर्फ पढ़ना है इसके बारे में जानकारी लेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख कर भी, यानी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए इसकी जानकारी हम देंगे, और सबसे अधिक मार्क्स इन दोनों टॉपिक में कहाँ से पूछे जाएंगे ये भी जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी डिटेल आपको ऑफिशियल अपडेट के तहत दे रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आप जब भी बिहार बीपीएससी परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेबस का एक टैब दिखेगा, और इस सिलेबस के टैब पे जाके जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है उसे आप ज़रूर डाउनलोड करके एक बार पढ़िएगा, ताकि वहाँ से आपको क्लियर हो सके कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अब इन सिलेबस में से दोस्तों मैंने आपके लिए बिहार सीडीपीओ और बिहार बीपीएससी जो 67वीं एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बिहार स्पेशल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और हमारे इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उसको मैंने अलग से कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को एक बार देखें और लाइक और शेयर ज़रूर करना ना भूलेंगे। दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आपके लिए है, यहाँ पे बिहार बीपीएससी या सीडीपीओ परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों एक लाइव वेबिनार। इस बार जो वेबिनार आपका होगा ये फेसबुक पे भी होगा और साथ ही साथ अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भी होगा। तो आप लोगों को लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेना है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से, और इस लाइव फेसबुक वेबिनार का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। 27 मार्च को शाम को 6 बजे, जी हाँ, वरुण सर के द्वारा यहाँ पे आपको एक रणनीति बताई जाएगी कि इन 40 दिनों में आप 67वीं बीपीएससी को कैसे तैयार कर सकते हैं। आप इस वेबिनार को जरूर अटेंड करेंगे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ। आपको अगर यहाँ पे बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप यहाँ पे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करें, और वहाँ पे एक रेफरल कोड मैं दूंगा जो कि इसका यूज़ करके आप यहाँ पे किसी भी कोर्स पे 10% का डिस्काउंट सीधे पा सकते हैं। जी हाँ, ये है जितेंद्र 10, जिसको कि आप यूज़ कर लीजिएगा रेफरल कोड के तौर पे, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है। दोस्तों आइए चलते हैं उन सभी टॉपिक्स पे। पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल में सबसे इम्पॉर्टेंट है टॉपिक हमारा बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में देखिए यहाँ भी आपको 3 तरह के इतिहास पढ़ने हैं। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और दोस्तों यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास। इन्हीं सभी टॉपिक को आपको यहाँ पे बिहार के लिए भी पढ़ना है, यानी कि प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। चूँकि देखिए अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मतलब एक्सपेक्टेड टॉपिक जो है ये आधुनिक बिहार का इतिहास है। और आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान बिहार का भी रहा है, क्योंकि अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें या नमक सत्याग्रह की बात करें या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर लें तो ये कहीं ना कहीं जाके बिहार से जरूर जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं अक्सर पिछले वर्षों में आधुनिक बिहार के इतिहास से। कुछ प्रश्न आपको मध्यकालीन बिहार के इतिहास से भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, और प्राचीन भारत का जो प्राचीन बिहार का इतिहास है, ये 2 टॉपिक सबसे एक्सपेक्टेड होंगे यहाँ से। तो अगर हम बात करें 67वीं बीपीएससी की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 12 क्वेश्चन यहाँ से हमें मिले हैं। वहीं पे हम 65वीं की बात करें तो 9 क्वेश्चन मिले हैं हमें देखने को बिहार के इतिहास के टॉपिक से। तो ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है आपका बिहार का इतिहास, जहाँ से लगातार 4 वर्षों में ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। तो आप इसमें अगर कंप्लीट करना होगा तो आधुनिक बिहार का इतिहास ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं यहाँ पे बिहार का भूगोल। अब बिहार के भूगोल में हमें बिहार की जलवायु पढ़नी होती है, नदियाँ, मिट्टी, है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करना होता है, जो कि सबसे एक्सपेक्टेड टॉपिक यहाँ से ये भी है। और हर साल यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये एक्सपेक्टेड टॉपिक हमें नहीं छोड़ना यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम टोटल कंप्लीट बात करें दोस्तों बिहार के इतिहास, भूगोल और बिहार की जनगणना, बिहार की समसामयिकी और बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को लेकर, तो टोटल करीब यहाँ से 25 से
30 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जिसमें कि बिहार के भूगोल से हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। बिहार की जनगणना से बात कर ले यहाँ पे तो 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं या फिर क्वेश्चन नहीं भी हो सकता है। बट इस बार जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा, क्योंकि अब जो है 2021 की जनगणना आपको मिलेगी पढ़ने को आगे, तो यहाँ पे इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। 2011 की जनगणना तक बिहार की स्थिति क्या रही शिक्षा को लेकर या फिर जनसंख्या को लेकर, या फिर जो भी दर होते हैं हमें बिहार की स्थिति को बताते हैं कि स्थान क्या है, उनको लेकर बिहार की जनगणना हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक्सपेक्टेड टॉपिक में से एक ज़रूर रहेगा आपके लिए। बिहार की समसामयिकी की बात करें यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखिए अभी हाल के वर्षों में यहाँ पे बिहार का बजट पेश किया गया, हाल के वर्षों में यहाँ पे चुनाव हुए थे, यहाँ पे हाल ही में अभी जो मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ इसमें कौन से दल का कितना सीट रहा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और जो भी जीआई टैग को लेकर या फिर जो भी बिहार की स्थिति को लेकर बदल रहा है सारी चीज़ें, या फिर जीआई टैग के अलावा यहाँ पे जितने स्टैटिक पार्ट की मैं बात करूं तो उन सभी टॉपिक को भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार करंट अफेयर में हमें कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं बुक बताने जाऊँ दोस्तों तो आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण आता है एक बुक, जिसको कि फॉलो करना पड़ेगा, जहाँ से आपको वो सारे टॉपिक क्लियर हो सकेंगे। जहाँ पे बिहार के भी एक स्लॉट रहता है, उस स्लॉट को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए कि बिहार के टॉपिक को हमें यहाँ से हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट करना है और उसके नोट्स बनाते चलिए। तो ये आपका कंप्लीट होगा 1 साल का। दोस्तों बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस साल का, क्योंकि ये जो पेश किए गए हैं पिछले कई वर्षों में देखा जा रहा है यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन अक्सर बन रहे हैं, लेकिन इस बार यहाँ से बजट भी दिया गया है। तो पिछले बजट को आप लोगों को जरूर पढ़ के जाना है और यहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिएगा कि उनका जो है आंकड़ा, मतलब उन्होंने क्या दिया है बिहार बजट के लिए, किस योजना के लिए कितना बजट आया है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं डेटास के रूप में। तो ये हो गया हमारा दोस्तों बिहार स्पेशल को लेकर यहाँ पे जो कि अपडेट हमने आपको दिए हैं। बिहार के इतिहास को अगर आपको पढ़ना है तो मनीष कुमार सिंह की एक बुक आती है दोस्तों, जो कि आप लोग ले सकते हैं वहाँ से, या फिर क्राउन पब्लिकेशन का भी बुक आपके पास है तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बिहार स्पेशल का बुक आता है, बिहार का भूगोल भी आप उसी टॉपिक से पढ़ सकते हैं, बिहार की जनगणना भी आपको उस टॉपिक में मिलेगा, उस बुक में मिलेगा। तो ये सारे बुक हैं जिसको कि आप फॉलो कर सकते हैं, जी हाँ, जो कि हमने आपको लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अपने अगले टॉपिक की, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए इंडियन इकोनॉमी और बिहार इकोनॉमी दोनों ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आप लोग अगर ऊपर बिहार बजट देखे होंगे और आर्थिक सर्वेक्षण देखे होंगे तो वो सारे टॉपिक तो कंप्लीट करेगा ही करेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक भी आपको यहाँ से कंप्लीट करके जाना होगा। पिछले वर्षों में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने देखा है कि भारत में योजनाएं जितने भी हुई हैं उनमें से पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग, नीति आयोग, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लगभग यहाँ पे देखिए तो 3 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, बट ओवरऑल बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था से यहाँ से 5 से 10 होने की क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं, बट आप कम से कम एवरेज 5 मान के चलिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर जुड़ेंगे। मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके एग्जाम में, वहीं पे राष्ट्रीय आय से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन रिलेटेड करके देता है। और इस बार भारतीय कृषि से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो कृषि आंदोलन हो रहे थे उसमें लेकर क्या बदलाव किए गए, क्या चीज़ें सुझाव दी गई, क्या अमेंडमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई है, तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकेगा। दोस्तों इसमें एक और टॉपिक है हमारा सार्वजनिक वित्त का, जिसमें कि एक क्वेश्चन रहेगा हमारा जरूर से जरूर, गरीबी और बेरोजगारी से और आर्थिक सर्वेक्षण से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है दोस्तों यहाँ से। ओके, बिहार या फिर भारत की इकोनॉमी आपको पढ़ना है तो रेगुलरली आपको प्रतियोगिता दर्पण जैसी पुस्तकों को फॉलो करना होगा, या फिर आप परीक्षा मंथन करके एक मैगजीन आता है मंथली, उसको फॉलो कीजिए। या फिर अगर आप यहाँ पे बुक की बात करते हैं तो आप अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि जो भी चीज़ें आरबीआई के नॉर्म्स बदले जाते हैं या आते हैं उनको जरूर एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा
वहाँ से रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन करंट में भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक के मैंने आपको अपडेट कर दिया दोस्तों कि हमें जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। तो इन सभी टॉपिक को ही आपको पढ़ के जाना है, जहाँ से लगातार प्रश्नों की संख्या जो है पूछी गई है, हमने आपको अपडेट किया है। दोनों ही टॉपिक को यहाँ से मैंने ख़त्म किया है, लेकिन अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके परीक्षाओं में, तो उसको भी एक झलक देखते हैं। आप भी आंसर करने का प्रयास जरूर करेंगे अगर आप यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। ये देखिए आपके 67वीं यानी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ए कृष्ण सिंह इज द करेक्ट आंसर, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, जो कि 1937 में, जी हाँ 1937 में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें दोस्तों तो सन 1946 में, ठीक है, 1946 से 1961 तक, है ना, 1961 तक ये मुख्यमंत्री रहे और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। तो आंसर यहाँ पे हम ए कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो पटना में रखा गया था, आंसर ए कर लीजिएगा। 1912 के अधिवेशन में बांकीपुर पटना में इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बांकीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से याद रखिएगा, लोकमान्य की उपाधि इनको दी गई थी। जी हाँ, 1974 की बात करें तो इंदिरा सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन्होंने, और 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन भी किया था। तो लोकमान्य भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सी इज द करेक्ट आंसर। ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते एग्जाम में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की स्थापना दोस्तों यहाँ से सन 1912 में किया गया था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि कितना भाग में अमानत रखा जाता था। तो ये याद रखिएगा 3/20, 3 कठिया 3/20, इसीलिए इसको 3 कठिया कहा जाता है। और ये बिहार के चंपारण जिले से किसान के 3 कठिया पद्धति से संशोधित किया गया था और इसको दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। यह 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठा नील का खेती अनिवार्य होता था। ये ऐसा होता था दोस्तों, नील की खेती करना यहाँ पे आसान नहीं था, बट यहाँ पे इसको लेकर ही 3 कठिया नाम पड़ा था दोस्तों। रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो रामविलास पासवान को अभी मरणोपरांत हाल ही में यह पद्म भूषण से नवाजा गया है दोस्तों। तो याद रखेंगे, बिहार के प्रसिद्ध नेता रहे हैं रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत सोशलिस्ट पार्टी से की थी। 1969 में इन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव इसी पार्टी से जीता था और रामविलास पासवान ने 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी का फिर गठन भी किया था दोस्तों। रामविलास पासवान का निधन हुआ है अभी हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हो सकता है कि चर्चित व्यक्तियों में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए। अगला अपडेट है दोस्तों कि बिहार की राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये याद रखिएगा, रघुवंश प्रसाद सिंह जो है 1996 में 1996 में, जी हाँ दोस्तों, 11वीं लोकसभा हेतु ये चुने गए थे। तो आंसर क्या कर लेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे दोस्तों यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि चंपारण में इंडिगो के किसानों, है ना, इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो आंसर कर लीजिएगा, राजकुमार शुक्ल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे आप उत्तर कीजिएगा दोस्तों, प्राचीन महाजनपद की मगध की प्रथम राजधानी राजगीर थी, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो आंसर यहाँ पे ई कर सकते हैं। जी हाँ, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज कर सके और पाटलिपुत्र उत्तर मार सके। तो यहाँ पे गलत उत्तर जाएगा, तो राजगीर थी दोस्तों, याद रखिएगा। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कि स्वामी सहजानंद मिश्र निम्न में से किससे संबंधित हैं। तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है भाई, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन हुआ था जिनमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रयोग किया गया। तो देखिए, मैंने आपको बोला कि बिहार के टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन जुड़ रहे हैं। तो बिहार का आधुनिक बिहार का इतिहास पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसको भी ध्यान जरूर रखिएगा। तो चंपारण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो वीर कुंवर सिंह थे, याद रखिएगा, जो कि बिहार के 1857 की क्रांति से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछ लिया गया है। जनजाति और जिले
को निम्न में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो मुंडा को जमुई से यहाँ पे मैच कर दिया गया है, जमुई से नहीं है, मुंडा जो है झारखंड से संबंधित है। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार में तो कुछ जिलों में हुआ था, बट यहाँ पे बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी जो है 4.5% ही रह गई है, और अब ये झारखंड में सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों। सवाल नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत क्या रहा है। तो यहाँ पर अगर हम वन रिपोर्ट की बात करेंगे तो 2019 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बिहार में वनों का आवरण जो है ये 7,305 वर्ग किलोमीटर का था, जो कि यहाँ पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का हम देखें अगर तो 7.76% होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ई मार सकते हैं, जो कि तो ये आंकड़े वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला ना कि आपको भौगोलिक क्षेत्र या आर्थिक सर्वेक्षण जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़नी मिलेंगी आपको, तो वहाँ से देखिए रिलेट करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो यहाँ पर उत्तर कीजिएगा, इनमें से सभी नदियाँ जो हैं उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं ये। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो इसका भी उत्तर आप लोग कर लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण। तो मिट्टी से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मैंने वो सारे टॉपिक अभी बताए कि यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ के जाने होंगे आपकी परीक्षाओं में। एक और नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न में से प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है। तो कोसी और मगध में नहीं बहती है, याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, जो कि पिछले साल पूछा गया था प्रश्न। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1632 में पटना अपना पहला कारखाना डाला था दोस्तों, तो याद रखेंगे बी हमारा उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो 45 का आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, इसका उद्देश्य था यहाँ पे कि सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी के कारण प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए किया गया था, और इसके अंतर्गत प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों रोजगार की बात की गई और शराबबंदी की बात की गई, लेकिन इनमें से ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, तो नहीं दिख रहा तो ऑप्शन नंबर आप ई लगा सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 46 पे। तो देखिए बिहार सरकार के 7 निश्चय में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अब ये जो है 7 निश्चय 2 आ चुका है, तो 2 को भी आपको पढ़ के जाना है कि इसमें कौन कौन सा चीज़ें सम्मिलित किया गया है और किस चीज़ को हटाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें से दोस्तों नहीं बोला गया है, चूँकि यहाँ पे तो बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं था दोस्तों, ठीक है। इसमें 7 निश्चय में क्या क्या था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, हर घर पक्की नली गली, शौचालय के निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये सारे 7 योजनाओं में से हमारे सम्मिलित हैं इनमें से, बट यहाँ पे बाल कल्याण को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों कि बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था कितना। तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। यहाँ से आप डी उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किए थे। तो उत्तर कीजिएगा यहाँ पे 25 सितंबर 2020 को इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है। देखिए करेंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि बिहार समसामयिकी से भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं इसमें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें उत्तर आप ई कर लीजिएगा, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों का ऑनलाइन तथा कागज रहित बनना। तो कागज रहित बनाया जाएगा
और उसके अलावा दोस्तों 1 अप्रैल 2019 से समेकित जो वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है यानी कि CFMS जो है इसकी शुरुआत की गई। तो इसलिए ए और डी जो है यहाँ पे विकल्प हमारा सही दिखता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए एक से ज़्यादा उत्तर हुआ तो ई हमारा आंसर सही होगा। तो सबसे ज़्यादा खेल आपका ई ऑप्शन के साथ होगा, गलत क्वेश्चन करवा सकता है, इसलिए जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन और था यहाँ पे। हाँ, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कमर्ण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार किसको दिया गया है? इस पुरस्कार दिया गया था, तो भाई याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया गया था, तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ से बिहार स्पेशल में पिछले साल के प्रश्न जो पूछे गए थे हमने आपको दिखाए हैं। अब जो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 6वीं एग्जाम में ही री एग्जाम हुए थे, औरंगाबाद का एक जो सेंटर कैंसिल हुआ था उसको लेकर, तो कुछ क्वेश्चन वो भी आए हैं, देख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे ई कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे राजगीर जो है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। यह क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिनमें से नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा जो है आंसर यहाँ पे ई होगा और ये राजगीर होगा। तो देखिए राजगीर से रिलेटेड उसमें भी सेट पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ भी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो बिहार से थे, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग झारखंड में हुआ था, उस समय ये बिहार में का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति। देखिए यहाँ पे प्राचीन भारत बिहार के इतिहास से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित था, तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये ध्यान में रखिएगा, ये उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, यानी कि बी हमारा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए जयराम दास दौलत राम थे जो कि पहले यहाँ पे हमारे राज्यपाल बने थे। अभी बिहार का राज्यपाल फागू चौहान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा। टोटल 3 ऐसे जिले हैं जो कि 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जिसमें कि शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला है, तो आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो रहा है 2019-20 में, इसका उत्पादन दोस्तों लगभग 38.46 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे सबसे अधिक है यहाँ पे। तो कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? तो मछली का उत्पादन करने वाला जो जिला है दोस्तों, जी हाँ, बिहार के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो मधुबनी और दरभंगा 2 ऐसे ज़िले हैं, तो जहाँ पे मछली का उत्पादन जो है सबसे अधिक किया जाता है, तो बी उत्तर हम यहाँ से कर सकते हैं। 2020 का अपडेट है ये आंकड़ा 2000। और यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में सबसे शीर्ष श्रेणी में दालों की कौन सी है? सबसे अधिक दाल कहाँ हुई, कौन सी हुई? तो याद रखिएगा मूंग और चना नहीं, मूंग और मसूर। आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे, जो कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे सबसे अधिक जो है मसूर और मूंग का होता है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान प्रमुख दाल उत्पादन राज्यों में से भी एक हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कि बिहार में गन्ना उत्पादन है ना, उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, ए इज़ द राइट आंसर। ये 2020 के अपडेटेड के अनुसार यहाँ पे जो डेटा है उसके अपडेट के अनुसार बताया जा रहा है। और भारत में अगर पूछ ले तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास आंसर कर सकते हैं दोस्तों। दक्षिण बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित है, और यहाँ पे एक इंद्रपुरी डैम भी है जो कि रोहतास में ही है, और ये विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है इंद्रपुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें कि 2001 से 2011 के क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर रही है?
तो किशनगंज और सहरसा का उत्तर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे कम जो है साक्षरता दर रहा है। वैसे बिहार का साक्षरता दर पूरे देश भर में सबसे कम है, 2011 की जनगणना के अनुसार 61.81% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि बिहार का जो विकास दर है 2018-19 की स्थिर कीमतों पर क्या रखा गया था, तो ये 10.53% रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार राज्य का सकल राज्य जो कि मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये था, जी हाँ, ई उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे, जो कि 22% था, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से आंसर ई हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये आंकड़ों पे आधारित जो प्रश्न है, सर्वेक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, और साथ में बजट भी पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं दोस्तों आपसे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 है शायद यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी, तो आंसर कर लीजिएगा 4767 थी, तो आंसर यहाँ पे ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2018-17 मिला था, 17-18 में मिला था, तो गेहूं के लिए मिला था दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए वीर कुंवर सिंह के बारे में एक और क्वेश्चन जब आ गया, यहाँ पे आपको मैं बताया कि अभी जो आपका ये री एग्ज़ाम है ना, जो कि कैंसिल हुआ था पेपर आपका, तो याद रखिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा 22 अप्रैल 1858 के लिए प्रविष्ट हुए दोस्तों। जी हाँ, इनका जन्म 1777 में हुआ था, जगदीशपुर आरा का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 46 पे, यहाँ पे 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया, तो आंसर कर लीजिएगा बिहार में किया गया था, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो ये याद रखिएगा सन 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बिहार स्पेशल से ही ये क्वेश्चन है 65वीं BPSC में आए हुए परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उससे रिलेट करके। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन किया गया था, तो अभी कहाँ पे दफन है दोस्तों, वो याद रखिएगा आरा का क्षेत्र है दोस्तों। वैसे तो ये माफ़ करेंगे, यहाँ पे जो आंसर होगा नालंदा जिला होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो याद रखिएगा 20 फुल या 20 फुल बिहार है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो ये याद रखेंगे टोटल 12 है जिले, बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय, ये 12 वो जिले हैं जो कि हमने बताए हैं आपको कि जो कि गंगा के किनारे स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभ्यारण्य बिहार में मुंगेर जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा ये भीम बांध है, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। और 2011 की जनगणना से एक और क्वेश्चन 65वीं एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो याद रखेंगे गोपालगंज में किया गया है। कितना हुआ है भाई, तो 879 है, जी हाँ, 1000 लड़कों पे लड़कियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है, तो ये है पश्चिमी चंपारण, यानी कि ये उत्तर सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो नदियों से प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, जो कि पटना यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी का दर्ज किया गया है, तो जनगणना से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि अब ये आखिरी बार होगा 2011 के बारे में पढ़ना, इसलिए पूछा जाएगा यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन भी, तो आंसर कर लीजिएगा शिवहर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था,
तो यहाँ पे आप आंसर कर लीजिएगा सराफ, यानी कि महादेवलाल सराफ को हम लोग आंसर करेंगे। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सन 1939 में संचालित अंबारी सत्याग्रह में राहुल संकृत्यान थे और महादेवलाल सराफ जो थे ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में शामिल थे। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो कि जी हाँ यहाँ पे अंबारी सत्याग्रह से, तो यहाँ पे आप लोग राहुल संकृत्यान को नाम दे सकते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा मुरली मोहन प्रसाद थे। तो सी उत्तर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे फूलन प्रसाद वर्मा इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा वीर कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ पे सी उत्तर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आंसर स्वामी विद्यानंद की इज द राइट आंसर यहाँ पे था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप उत्तर कीजिएगा सचिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो यहाँ से उत्तर कर सकते हैं ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। बिल्कुल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में डाली थी? और यही क्वेश्चन आपको सेम पूछा गया था 6वीं में भी। जी हाँ, कि किसने, कौन से ने, किन्होंने किया था पटना में? तो डच इंडिया ने किया था। तो यहाँ से आंसर कर लीजिएगा जी हाँ 1632 ईस्वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया है? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ने किया था, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था श्री कृष्ण सिंह के बारे में प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, और उनके बारे में अगर आप डिटेल पढ़ते तो इसका आंसर भी यहाँ पे यह 65वीं में कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं बोल दिया गया है, इसलिए रोहतास का नाम लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या रहा है? तो आंसर कर लीजिएगा 32.11 रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना रहा है? तो 935 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे, ये याद रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास दर क्या रहा है? तो 14.6% रहा है। ये आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा है? और ये 17-18 के बदले आप 18-19 और 20-21 पढ़िएगा, क्योंकि आपको यहाँ से अब क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद को शपथ दिलाया था? तो आंसर कर लीजिएगा माननीय AP शाही थे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि अमरेश्वर प्रताप शाही के नाम से जाने जाते हैं। 40वें राज्यपाल फागू चौहान को शपथ दिलवाया था। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो फागू चौहान है वो कौन से नंबर के हमारे राज्यपाल हैं? तो 40वें हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा बिहार स्पेशल चीज़ ख़त्म हो गया, जो कि मैंने 2 सालों का लगातार और एक री एग्ज़ाम का कंडक्ट जो भी परीक्षा था तो उसके क्वेश्चन आपको बताए हैं दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन अपडेट करने जा रहा हूँ जो कि इकोनॉमी से, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? तो आंसर कर लीजिएगा कर्नाटक, यानी कि बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। और 7100 मेगावाट का ये उत्पादन करता है अकेले, और तेलंगाना 5000 करता है उसके बाद, है ना, सेकेंड स्थान पे ये है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये देखिए 66 में पूछा गया था। इसके बाद जो इसका री एग्जाम हुआ था उसका पेपर दिखाऊंगा, और उसके बाद 65th में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताऊंगा। तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फटाफट करते हैं यहाँ पे। उद्योग और स्थान में निम्न जोड़ में कौन सा सही नहीं है पूछा गया था? तो नहीं भाई देखिए, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है भागलपुर से जोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पे ये गलत होता है। ठीक है, ये जो है मुजफ्फरपुर से जोड़ता तो शायद ये सही होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे वैगन बनाए जाते हैं, इंजीनियर सेंटर्स है वहाँ पे बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? फिर नहीं बोल दिया गया है, तो खाद्यान्नों का निर्यात कर लीजिएगा यहाँ पे, यानी कि आंसर यहाँ पे हम डी कर लेंगे।
जो कि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में राजस्व घाटे के तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे बताइएगा कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने आवश्यकता है जो कि पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे दोस्तों कि वर्ष 2019-20 में, है ना, 19-20 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश रहा है। तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है इस बार, ये ध्यान रखिएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। तो याद रखिएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी उत्तर सही होगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा संस्था औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक को जारी करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर करेंगे इट्स सी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि CSO जो है, यहाँ पे उत्तर आप कर सकते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे देखिए इस बार क्वेश्चन जो है ये रहा आपके री एग्ज़ाम से, और ये जो 67वीं BPSC का री एग्ज़ाम हुआ था उससे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये IMF जो है जारी करता है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये जारी करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे कि कौन जो है एक सफल घरेलू उत्पाद GDP का गणना करने का विधि नहीं बोल दिया गया है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी, यानी कि हार्शमैन लगातार विधि। जी हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्था जारी करता है या करती है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, CSO जारी करता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आयुष्मान सरकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 78 का यहाँ पे उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, यानी कि भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है, ये कथन गलत है। जी हाँ, नोट कर लेंगे यहाँ पे। और आयुष्मान सरकार जो है सहकार योजना जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, और दोस्तों इस कार्य को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा दिया गया था, ना कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे भारत में बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन यानी कि CTT है ना, CTT जो है ये प्रस्तुत किया गया था। तो आंसर कर लीजिएगा सन 2013 से 14 इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया। तो आंसर कर लीजिएगा केंद्रीय बजट 2005-06 में। जेंडर बजटिंग का तात्पर्य है कि लैंगिक समानता के लिए कानून प्रावधान करना। तो यहाँ से आंसर ए कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि PM केयर्स कोर्स में, है ना, यहाँ पे इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो उपरोक्त कथन है A, B, C और D, ये चारों के चारों कथन जो है असत्य है। यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे प्रावधान जुड़े हुए हैं, है ना, तो असत्य और असत्य कट जाएगा। तो ये सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे भाई, सत्य हो जाएंगे, इसलिए आंसर हमारा ई हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि भारत में राज्यों के वर्षों 2018-19 में चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ई उत्तर कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और वर्ष 2019-20 का अगर बात करेगा तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार कर लीजिएगा। तो इनमें से जो है आरोही क्रम में आपका जो है ई ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नगद आरक्षित अनुपात को कम करने का अर्थव्यवस्था पर इसका क्या निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, सही कूट चुनना है आपको यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही कूट होगा कि बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ हो। दूसरा यहाँ पे कि अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। और तीसरा यहाँ पे अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बढ़ सकती है और वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो ये चारों के चारों जो है हमारे सही कथन है यहाँ पे, इसलिए हमारा सही उत्तर सी होगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या है। तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए कुछ तरह से पूछे जा रहे हैं, जो कि हमने आपको बताया शुरुआत में। तो आंसर कर लीजिएगा डी दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ,
अमेरिकी डॉलर में ये बताया गया है। डी इज़ द करेक्ट आंसर, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि 15वें वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन में पुल में बिहार का हिस्सा कितना रहा? तो ये आंसर कर लीजिएगा 10% रहा है दोस्तों, है ना। ये आंसर ए हो जाएगा, इज़ द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और आप लोग भी इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इसका जो PDF है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम एजुकेशन की 86 पे, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी शुरू कीजिए, और ये टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसलिए बिहार स्पेशल और अर्थव्यवस्था को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के जाएँ, और यही सभी टॉपिक जो कि मैंने आपको ऊपर बताए हैं, इन सभी टॉपिक को एक बार कवर ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए, जो कि मैं आपको बार बार लगातार बता रहा हूँ। आप अपनी तैयारी को इसी रणनीति के अनुसार करते रहें। धन्यवाद।